वेलकम बैक। दोस्तों, जहाँ कई मर्द एक औरत से नस्ल बढ़ाते हो, वहाँ मोहब्बत मर जाती है, लालच बढ़ जाती है और जुल्म इंतहा को पहुंच जाता है। आज की मूवी की कहानी कुछ ऐसी ही है। इब्तिदा में दिखाया जाता है कि एक सुनसान सहराई इलाका है, जहाँ हम एक शख्स बॉटम से मिलते हैं। वो एक पेशावर फोटोग्राफर है जो पैसों के बदले में फोटोग्राफी करता है। बॉटम इस वीरान सहरा में इसलिए आया है ताकि यहाँ होने वाले सूरज ग्रहण की तस्वीर ले सके, क्योंकि यहाँ सूरज ग्रहण का मंजर बेहद शानदार है। सड़क के खत्म होने के बाद बॉटम को काफी फासले तक पैदल चलना पड़ता है ताकि वो एक बेहतरीन जगह तलाश कर जहाँ से वो ग्रहण की तस्वीर ले सके। अब सूरज ग्रहण से पहले ही बॉटम अपना काम शुरू करने वाला है। उसने तय कर रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, शाम होने से पहले इस सहराई इलाके से निकल जाना है। तस्वीर लेने के बाद जब वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बच्चा नजर आता है। तमाम सहरा सन्नाटे में डूबा हुआ है। बॉटम इधर उधर देखता है, लेकिन आसपास उसे कोई और इंसान नजर नहीं आता। अब बॉटम को महसूस होता है कि ये बच्चा शायद किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए वो फैसला करता है कि उसे अपने साथ ले ले। लेकिन बच्चा बॉटम की बात नहीं मानता और आगे की तरफ चलने लगता है। बॉटम उसे आवाज देता है, अरे बच्चे, कहाँ जा रहे हो? बच्चा जवाब देता है, यहीं कहीं मेरे मम्मी डैडी खाना खा रहे हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। अब बॉटम को तुरंत ही उस बच्चे के पीछे जाना पड़ता है। हालांकि उसका दिल नहीं मानता, लेकिन उसे डर है अगर ये बच्चा कहीं गुम गया तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो बच्चे को कई किलोमीटर उल्टी सिमत में ले जाकर छोड़ देता है, लेकिन बच्चा अचानक हंसते हुए वहां से भाग जाता है। अब जब बॉटम बच्चे के इस अजीब रवैये को देखता है तो उसे एहसास होता है, यकीनन ये बच्चा मुझे पूरी जाल में फंसा चुका है, या शायद अब बॉटम खुद भी नहीं जानता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन बॉटम हार मानने को तैयार नहीं। वो किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर शाम से पहले अपनी गाड़ी तक वापस पहुंचना चाहता है। मगर मसला ये है कि चाहे वो जितना भी चले, अंधेरा होने से पहले गाड़ी तक पहुंचना मुमकिन नहीं रहा। उसे अंदाजा होता है कि रास्ता लंबा है और जल्द ही रात हो जाएगी, और फिर वही होता है का डर था। रात के अंधेरे में वो रास्ता भूल जाता है। वो फैसला करता है कि रात यहीं एक बड़े से पत्थर के नीचे गुजार दे। कुछ वक्त गुजरने के बाद बॉटम को करीब ही से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन आवाजों का पीछा करता है और एक बड़ी खाई के करीब पहुंच जाता है। खाई के नीचे एक मकान नजर आता है जहां उतरने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई है। वो उस सीढ़ी की मदद से नीचे उतरता है और उस मकान के दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर दरवाजा खुलना आसान नहीं। अब काफी वक्त गुजर चुका था, मगर अंदर से कोई भी बाहर न आया। बॉटम मजबूर होकर दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल हो जाता है। घर के अंदर एक औरत मौजूद होती है, और अजीब बात ये थी कि उस औरत को बॉटम की अचानक आमद पर कोई हैरत नहीं हुई। बॉटम उस औरत से कहता है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन रास्ता भटक गया हूँ, मुझे फोन की जरूरत है, क्या आप फोन दे सकते हैं? लेकिन वो औरत बॉटम को कोई जवाब नहीं देती, बस खामोशी से उसके सामने खाना रख देती है। अब बॉटम उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे वो एक जाल में फंस गया है। वो कहता है, एक बच्चा मुझे धोखा देकर यहाँ ले आया है और फिर मुझे छोड़कर चला गया। अब वो औरत, जिसका नाम एलिना है, बॉटम की बातें सुनकर मुख्तसर जवाब देती है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए। बॉटम खामोशी से सर झुका लेता है और बिस्तर पर लेट जाता है। फिर वो औरत बॉटम के सामने अपने कपड़े बदलती है और फिर खुद भी सो जाती है। अगली सुबह बॉटम जब जागता है तो वो खामोशी से कुछ पैसे उस लड़की के घर में छोड़ देता है, निकल पड़ता है। लेकिन बाहर आकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो औरत अभी भी वहीं मौजूद है, और अब वो वहाँ कोई सीढ़ी नहीं जिससे वो नीचे उतरा था। पूरा इलाका सुनसान है, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ है और दूर दूर तक निकलने का कोई रास्ता नहीं। जब एलिना जागती है तो बॉटम उससे पूछता है, वो सीढ़ी कहाँ गई जिसके जरिए मैं यहाँ आया था? एलिना जवाब देती है, मुझे मालूम नहीं, वो लोग बस खुद ही सीढ़ी लगा देते हैं। अब बॉटम उस जगह का जायजा लेता है और अंदाजा लगाता है कि शायद यहाँ और लोग भी रहते हों, मगर लड़की उस पर कोई जवाब नहीं देती। वक्त गुजरता है, बॉटम इंतजार करता है कि शायद कुछ देर में वो सीढ़ी दोबारा से लगाई जाए। तब तक वक्त गुजारने के लिए बॉटम इर्द गिर्द के मनाजिर की तस्वीर लेने लगता है।
لیکن دوپہر تک پھر جب کوئی سیڑھی نہیں آتی تو بٹم خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ کر نکلنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ پہاڑ بہت بلند اور خطرناک تھے اور ان پر چڑھنا بغیر کسی سہارے کے تقریباً ناممکن تھا۔ بٹم پوری رات پھر وہیں گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگلے دن جب کوئی سیڑھی نہیں آتی تو بٹم فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایلینا سے کچھ اوزار لے کر دوبارہ چڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اس بار وہ کافی بلندی تک پہنچ جاتا ہے اور بس چند قدم کے فاصلے پر ہوتا ہے تو اچانک کوئی مردہ چیز اس پر پھینک دی جاتی ہے، جس سے بٹم کا توازن بگڑتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ یہ ایک ہولناک منظر ہوتا ہے۔ بٹم بلند پہاڑ سے نیچے آ گرتا ہے اور گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں سارا دن وہیں گزر جاتا ہے۔ جب رات کو اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ٹانگ میں ایک دھاتی ٹکڑا گھس گیا ہے۔ ایلینا دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اس کے زخم سے ہتھوڑا نکال لیتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے۔ زخم اور کمزوری کے باعث بٹم اگلے 2 دن بھی وہیں رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 2 دن بعد بٹم ایک بار پھر باہر نکلنے کا سوچتا ہے، لیکن اب بھی سیڑھی موجود نہیں ہوتی۔ بٹم زور سے چیختا ہے، کیا یہاں کوئی ہے؟ برائے کرم میری مدد کرو۔ ایلینا اس کی چیخیں سن لیتی ہے۔ وہ آ کر کہتی ہے، پریشان مت ہو، میں تمہارا خیال رکھ سکتی ہوں، کھانا بھی دے سکتی ہوں۔ مگر بٹم کہتا ہے، مجھے تمہارا کھانا نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں سے نکلنا ہے۔ مجھے بتاؤ میں واپس کیسے جا سکتا ہوں، مجھے اپنی دنیا میں لوٹنا ہے۔ اب ایلینا بٹم کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بٹم خود کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ اسی لمحے کچھ لڑکے وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اوئے لڑکے، کیا تم مشکل میں ہو؟ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بٹم کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے، مجھے ایک رسی چاہیے جس کی مدد سے میں اوپر چڑھ سکوں۔ ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں رسی لے کر آتا ہوں۔ بٹم بہت خوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے واقعی رسی دے دی جاتی ہے۔ لڑکے اسے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بٹم رسی کے سہارے اوپر جاتا ہے، لیکن بیچ راستے وہ اسے اچانک کھینچنا روک دیتے ہیں۔ اب بٹم رسی پر جھولتا رہتا ہے اور گر گڑاتا ہے، خدارا ایسا مت کرو پلیز۔ تبھی ایک درخت سے اس کا سر ٹکرا جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی وقت ایلینا وہاں پہنچتی ہے۔ ان لڑکوں سے ان کی زبان میں کچھ بات کرتی ہے اور کہتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ لڑکے بٹم کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بٹم کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایلینا کے بستر پر پاتا ہے۔ اب وہ ایک بار پھر یہاں سے نکلنے کی سوچتا ہے، مگر اب کے بار ایلینا اس سے کہتی ہے، تم یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے، تمہیں جلد یا دیر اپنی قسمت کو قبول کرنا ہوگا۔ اب بٹم کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتا، چنانچہ اس نے ایلینا کی بات مان لی۔ اس کے بعد سب کچھ جیسے بدلنے لگا۔ وہ دونوں اب ایک پریوار کی طرح ساتھ رہنے لگے۔ وہی بچے جنہوں نے بٹم کو یہاں پھنسا رکھا تھا اب اسے قبول کرنے لگے۔ وہ اسے ضروری سامان لا کر دیتے ہیں۔ ایلینا اس کے لیے کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے اور کئی دیگر کام کرتی ہے۔ اب بٹم بھی ایلینا کے لیے سب کچھ کرنے لگا۔ اس نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے اب بھی امید کہ کسی نہ کسی دن وہ یہاں سے نکل جائے گا۔ ایک دن ان لڑکوں نے اسے سامان کے ساتھ شراب بھی دے دی جو بٹم نے رات کو استعمال کی۔ نشے میں چور ہو کر بٹم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب ایلینا کے قریب آ گیا۔ اگلی صبح جب ہوش میں آیا تو بٹم دوبارہ یہاں سے نکلنے کا سوچنے لگا۔ راستہ تو اب بھی کوئی نظر نہیں آتا، لیکن اسی دن ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور کہا، مجھے پڑھنا ہے، کیا تم مجھے پڑھا سکتے ہو؟ بٹم نے جواب دیا، یقیناً، لیکن جب ہم یہاں سے نکلیں گے ہم ایک پریوار کی طرح باہر جائیں گے اور میں تمہیں سب کچھ سکھاؤں گا۔ اس پر وہ لڑکا کہتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں یہ سب کچھ مکمل کر پاؤں گا یا نہیں، لیکن ہاں، جب میرے باقی دوست یہاں سے چلے جائیں یا کسی کام میں لگ جائیں تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، بس تیار رہنا۔ بٹم نے کہا، ہاں بالکل میں تیار ہوں۔ لیکن یہ بات ایلینا نے سن لی تھی۔ اسی شام جب بٹم واپس گھر پہنچا تو ایلینا نے اسے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر بٹم شدید پریشان ہو گیا۔ کافی دن گزر گئے، مگر وہ لڑکا جو وعدہ کر کے گیا تھا کبھی واپس نہیں آیا۔ ایک رات اچانک عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایلینا نے بٹم سے کہا، یہ لڑکے میرے بچے ہیں۔ اگلی صبح جب بٹم جاگا تو اس نے دیکھا کہ ایلینا زور زور سے چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی۔
बाहर जाकर बटन ने देखा वही लड़का जिसने उसे उम्मीद दिलाई थी, जिसने वादा किया था कि वो उसे निकालेगा। उसे उसके दोस्तों ने मार डाला था। उसे पहाड़ों के दरमियान लटका कर छोड़ दिया गया था। एलिना जोर जोर से रोती हुई चिल्लाई, ये मेरा बेटा था, वो मर गया सिर्फ इसलिए कि उसने तुमसे बात की और तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की। अगर वो तुमसे ना मिलता तो आज जिंदा होता। इसके बाद एलिना ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और बटन पर हमला कर दिया। वो उसे इतना मारती है कि बटन जमीन पर गिर जाता है और खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। फिर एलिना उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है जैसे कोई जानवर। बटन वही कैद रहता है। खाना भी जानवरों की तरह दिया जाता है। काफी दिन बाद अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो गड्ढे के उस पार खड़ी होकर मदद मांग रही होती है। बटन हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे ही उस लड़की को एहसास होता है कि बटन मुश्किल में है, वो किसी को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वही लड़के जो बटन को कैद किए होते हैं आ जाते हैं और उस लड़की को बटन के सामने ही कत्ल कर देते हैं। ये मंजर देखकर बटन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो समझ जाता है अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। न कोई उसे बचाने आएगा, न उसे बाहर निकलने दिया जाएगा। दिन गुजरते गए। एलिना का हमल मुकम्मल होने के करीब आ चुका था। एक दिन बटन उससे कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर एलिना इनकार कर देती है, नहीं, मैं सब कुछ सह लूंगी, मैं पहले भी ये सब कुछ कर चुकी हूँ। ये सुनकर बटन रो पड़ता है, मेरी बेटी प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है तो प्लीज मुझे मार दो। लेकिन एलिना उसकी बातों से मुतासिर नहीं होती और उसे छोड़कर चली जाती है। बटन बस एक ही जुमला बार बार चीखता रहता है। चंद दिन बाद एलिना दोबारा आती है, बटन का पिंजरा खोलती है और कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अब एलिना को बच्चा पैदा होने वाला होता है। बटन चाहे न चाहे उसकी मदद करता है। पिंजरे में तवील कैद के बाद वो सही से चल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी एलिना के साथ रहता है। आज वो देखता है कि सीढ़ी लग चुकी है। उसके पास भागने का बेहतरीन मौका था, लेकिन वो खुद को आजाद करने के बजाय एलिना की मदद करता है। जल्द ही एलिना को एक बेटा पैदा होता है। वो दोनों खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है वही लड़के वापस आते हैं और बटन को पकड़कर निहायत जालिमाना अंदाज में उसका गला काट देते हैं और यूं बटन की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन बद्दुआ, जुल्म और लानत का ये साया वहीं रह जाता है। इस फिल्म का अंजाम काफी खौफनाक और अफसोसनाक है। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है, आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? मगर मेरे राय के मुताबिक ये सब लोग कैनिबल्स थे। वो इंसानों से दूर एक अलग जगह पर रहते थे और जो भी अजनबी वहां आता उसे धोखे से फंसाते। एलिना उनसे ताल्लुक बनाती, बच्चा पैदा करती और फिर वो शख्स मार दिया जाता ताकि उनकी नस्ल बढ़ती रहे। जब एलिना ने कहा कि वो लड़का मेरा था तो उसका मतलब सिर्फ वही एक लड़का नहीं था, बल्कि वो सब लड़के उसके मुख्तलिफ मर्दों से पैदा होने वाले बच्चे थे। तभी तो मैंने शुरू में कहा था, जहाँ कई मर्द एक औरत से नस्ल बढ़ाते हों वहाँ मोहब्बत मर जाती है, लालच बढ़ जाती है और जुल्म इंतहा को पहुँच जाता है। अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।